मेरे जीवन के प्यार शौहर प्रेमी को दफनाने के 3 दिन बाद एक अजनबी ने मुझे $3 मिलियन $30 लाख का एक दस्तावेज थमाया जिस पर मेरे हस्ताक्षर थे। एक ऐसा हस्ताक्षर जो मैंने कभी किया ही नहीं था। मैंने घड़ी की ओर देखा। 31 दिसंबर की शाम के 6 बजे बज रहे थे, साल का आखिरी दिन। मैं ज़ांडा को देखकर मुस्कुराई। वह भी मुझे देखकर मुस्कुराया। हम अपने अपार्टमेंट में थे। वह छोटा था लेकिन बहुत आरामदायक था। मुझे वह जगह बहुत पसंद थी। मेज़ तैयार थी। मैंने वाइन के 2 गिलास रखे। मैंने छोटी मोमबत्तियां जलाईं। मोमबत्तियों की रोशनी बहुत सुकून देने वाली थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था। ज़ेंडा मेरे पास आया। उसने अपनी बाहें मेरे चारों ओर डाल दीं। वह बहुत गर्मजोशी से भरा और मजबूत था। उसके साथ मुझे सुरक्षित महसूस होता था। क्या तुम खुश हो? उसने पूछा। हाँ, मैंने कहा। अच्छा, आज की रात बहुत खास होगी। मैंने मेज पर रखे खाने को देखा, वाइन को देखा और मोमबत्तियों को देखा। हमारी नए साल की पार्टी के लिए सब कुछ तैयार था। सिर्फ हम दोनों, मैंने कहा। सिर्फ तुम और मैं। सिर्फ हम, ज़ेंडा ने कहा। उसने मुझे करीब से पकड़ लिया। नया साल, नए हम। याद है। मुझे याद था। वो ये बात कई बार कह चुका था। नया साल, नए हम। ये हमारा एक खास वादा था, साथ में एक नई शुरुआत। शाम धीरे धीरे बीत रही थी। हमने बातें की और खूब हंसे। ज़ेंडा ने मुझे मज़ेदार कहानियाँ सुनाईं। मैंने उसे अपने पियानो स्टूडेंट्स के बारे में बताया। वे घंटे बहुत सुखद और बेहतरीन थे। रात 11:30 बजे ज़ेंडा खड़ा हो गया। उसने अपना फ़ोन देखा। मुझे बाहर जाना होगा, उसने कहा। मैंने उसकी ओर देखा। अभी बाहर, लेकिन आधी रात होने वाली है। मुझे पता है, उसने कहा। लेकिन मैं कुछ भूल गया हूँ। मुझे और बर्फ आइस चाहिए। और मैं तुम्हारा तोहफा कार में ही भूल गया। मेरा तोहफा? मैंने पूछा। वह मुस्कुराया। हाँ, एक सरप्राइज। आधी रात के लिए एक खास तोहफा। मैं उत्साहित हो गई। ज़ेंडा हमेशा मुझे बहुत सोच समझकर तोहफे देता था। मैं जल्दी आ जाऊंगा, उसने कहा। उसने अपना कोट पहना और मेरे पास आया। उसने मेरे माथे को मेरी त्वचा पर गर्म महसूस हुए। मेरा इंतजार करना, उसने धीरे से कहा। नया साल, नए हम। याद है। मुझे याद है। जल्दी वापस आना, मैंने कहा। वह मुस्कुराया और दरवाजे की ओर चला गया। उसने दरवाज़ा खोला, ठंडी हवा अंदर आई। उसने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर मुझे देखा। आई लव यू, लिन, उसने कहा। आई लव यू टू, मैंने कहा। दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने गलियारे में उसके कदमों की आवाज़ सुनी। मैंने लिफ्ट के खुलने और बंद होने की आवाज़ सुनी। मैं सोफे पर बैठ गई और इंतज़ार करने लगी। मैंने घड़ी देखी, 11:40। नए साल में सिर्फ 20 मिनट बचे थे। मैंने टीवी चालू किया। सड़कों पर लोग नाच रहे थे। वे खुश थे और आधी रात का इंतज़ार कर रहे थे। वे जश्न मनाने के लिए तैयार थे। मैं मुस्कुराई। जल्द ही ज़ेंडा वापस आ जाएगा। जल्द ही हम साथ में आतिशबाजी देखेंगे। आधी रात को एक दूसरे को चूम रहे होंगे। मिनट बीतते गए। 11:15, 11:50। मुझे दरवाजे पर आवाज़ सुनाई दी। मैं खुशी से उछल पड़ी। ज़ेंडा वापस आ गया था। मैं दौड़कर दरवाजे की ओर गई और उसे जल्दी से खोला। लेकिन वह ज़ेंडा नहीं था। वहाँ 2 आदमी खड़े थे। उन्होंने गहरे नीले रंग की वर्दी पहनी थी, पुलिस की वर्दी। उनके चेहरे गंभीर और उदास थे। मिस लिन कार्टर, एक आदमी ने पूछा। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। कुछ गलत था। बहुत कुछ गलत था। हाँ, मैंने धीमी आवाज में कहा। मैं ही हूँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? दूसरे आदमी ने पूछा। मैं पीछे हट गई।
वे अंदर आए और मेरे लिविंग रूम में खड़े हो गए। मोमबत्तियां अब भी जल रही थीं। वाइन के गिलास अब भी मेज पर रखे थे। कृपया बैठ जाए, पहले आदमी ने कहा। क्यों? क्या हुआ? मैंने पूछा। जेंडा कहाँ है? दोनों आदमियों ने एक दूसरे को देखा। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा। मुझे बहुत खेद है, पहले आदमी ने कहा। एक दुर्घटना हुई है। एक कार एक्सीडेंट। क्या? मैंने कहा, कैसा एक्सीडेंट? एक कार सड़क से नीचे गिर गई, उसने कहा। रिवर बेंड पर, पहाड़ के पास वाले मोड़ पर। कार खाई में गिर गई। मेरी सांसें थम गईं। कमरा ठंडा लगने लगा। ड्राइवर जेंडा स्टलिंग था, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमें बहुत खेद है। वे शब्द मुझे पत्थरों की तरह लगे। हर शब्द भारी और नुकीला था। नहीं, मैंने कहा, नहीं, ये गलत है। वह अभी तो गया था। वह बर्फ लेने गया था। वह जल्द ही वापस आएगा। मिस कार्टर, दूसरे आदमी ने नरमी से कहा। हमने कार की जांच की है। हमने उसकी पहचान चेक की है। वह वही था। मेरे पैर कमजोर पड़ गए। मैं बैठ गई। नहीं, मैं फर्श पर गिर पड़ी। कमरा घूमने लगा। मुझे अब उन आदमियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। खिड़की के बाहर आतिशबाजी शुरू हो गई थी। आधी रात हो चुकी थी। नया साल आ गया था। धूम, धूम, धूम। पटाखों का शोर तेज था। लोग खुशी से चिल्ला रहे थे। लोग जश्न मना रहे थे। लेकिन मेरे अपार्टमेंट के अंदर सिर्फ सन्नाटा था। एक गहरा, भयानक सन्नाटा। मुझे पटाखों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मुझे अपने दिल की धड़कन के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। मेरा दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा था। जेंडा चला गया था। वो मर चुका था। वो कभी वापस नहीं आएगा। नया साल, नए हम। लेकिन अब, हम जैसा कुछ नहीं था। अब सिर्फ मैं अकेली थी। 3 दिन बीत गए। 3 अंधेरे और खाली दिन। अंतिम संस्कार खत्म हो चुका था। बहुत से लोग आए। उन्होंने सहानुभूति के शब्द कहे, लेकिन मैंने उन्हें नहीं सुना। मैं अपने दर्द में खोई हुई थी। मैं अपने अपार्टमेंट में अकेली थी। अब मैं सोफे पर बैठी थी। मैंने कुछ खाया नहीं था। मैं सोई भी नहीं थी। मैं बस वहीं बैठी रही। नए साल की वे मोमबत्तियां अब भी मेज पर थीं। वे अब ठंडी हो चुकी थीं, जेंडा की तरह बेजान। किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। मैं जवाब नहीं देना चाहती थी। मैं अपने दुख के साथ अकेली रहना चाहती थी। दोबारा दस्तक हुई, इस बार तेज। मैं धीरे से उठी और दरवाजे तक गई। मैंने उसे खोला। वहाँ एक आदमी खड़ा था। उसने ग्रे रंग का सूट पहना था और उसके हाथ में एक काला बैग था। वो किसी बिजनेसमैन जैसा लग रहा था। मिस कार्टर, उसने पूछा। हाँ, मैंने बहुत धीमी आवाज में कहा। मेरा नाम मिस्टर वॉल्श है, उसने कहा। मैं एक वकील हूँ। मैं ब्राइट फ्यूचर इंश्योरेंस के लिए काम करता हूँ। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मैं उसे अंदर नहीं बुलाना चाहती थी, लेकिन मैं पीछे हट गई। वो अंदर आया। हम मेज पर बैठ गए। उसने अपना काला बैग खोला और कुछ कागजात निकाले। आपके नुकसान के लिए मुझे बहुत खेद है, उसने कहा। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं कह भी क्या सकती थी। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। यह मिस्टर स्टलिंग के बारे में है। जेंडा का नाम सुनकर मेरा दिल दुखने लगा। उनके बारे में क्या? मैंने पूछा। मिस्टर वॉल्श ने कागज़ों को देखा, फिर मेरी ओर। मिस्टर स्टलिंग ने एक जीवन बीमा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी थी। उन्होंने इसे 1 महीने पहले खरीदा था। इंश्योरेंस? मैंने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाँ, मिस्टर वॉल्श ने कहा। ये पॉलिसी $3 मिलियन $30 लाख की है। $3 मिलियन, ये रकम बहुत बड़ी थी। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं पा रही थी। आप मुझे ये क्यों बता रहे हैं? मैंने पूछा। क्योंकि आप इसकी
बेनिफिशियरी, लाभार्थी हैं, उसने कहा। ये पैसा आपको मिलता है। मैं उसे ताकती रह गई। वे शब्द मुझे समझ ही नहीं आ रहे थे। मुझे, क्यों मुझे? मिस्टर स्टर्लिंग ने आपका नाम दिया था, मिस्टर वॉल्श ने कहा। आप इस पॉलिसी में इकलौती व्यक्ति हैं, एकमात्र लाभार्थी। मेरा सिर दुखने लगा। जेंडा ने ऐसा क्यों किया? उसने मुझे कभी इंश्योरेंस के बारे में नहीं बताया। उसने कभी इस तरह पैसों की बात नहीं की। मिस्टर वॉल्श ने मुझे कागज दिए। ये कॉन्ट्रैक्ट है, उसने कहा। कृपया इसे पढ़ें। मैंने कागज लिए। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने पहले पन्ने पर देखा, जेंडा का नाम था। मैंने तारीख देखी, 1 महीना पहले, 1 दिसंबर। मैंने पन्ना पलटा। वहाँ और भी शब्द थे, कानूनी शब्द जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे। फिर मैंने कुछ ऐसा देखा जिसने मुझे सुन्न कर दिया। पन्ने के नीचे एक हस्ताक्षर की जगह थी। उसके ऊपर लिखा था, गवाह, विटनेस, और वहाँ मेरे हस्ताक्षर थे, मेरा नाम, लिन कार्टर, मेरी अपनी लिखावट में लिखा हुआ। मैंने उसे करीब से देखा। अक्षर दाईं ओर झुके हुए थे, बिल्कुल मेरी तरह। मेरे सरनेम के नीचे एक छोटी सी लाइन थी, जैसा मैं हमेशा करती थी। ये बिल्कुल मेरे हस्ताक्षर जैसा लग रहा था, लेकिन मैंने इस कागज पर कभी साइन नहीं किया था। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ये कागज पहले कभी नहीं देखा था। क्या कुछ गलत है? मिस्टर वॉल्श ने पूछा। मैं बोल नहीं पा रही थी। मैं सांस नहीं ले पा रही थी। मैंने फिर से उन हस्ताक्षरों को देखा। वे बिल्कुल सही थे। हर मोड़, हर रेखा, वह बिल्कुल मेरी तरह थी। लेकिन वह मैं नहीं थी। किसी ने मेरा हाथ चुरा लिया था। किसी ने मेरी लिखावट की नकल की थी। किसी ने इस कागज पर मेरा नाम लिख दिया था। मिस कार्टर, मिस्टर वॉल्श ने कहा। क्या आप ठीक हैं? मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैंने कांपती आवाज में कहा। मिस्टर वॉल्श ने सिर हिलाया। वह खड़ा हो गया। मैं बाहर इंतजार करूंगा, आप अपना समय लीजिए। वह चला गया और दरवाज़ा बंद हो गया। मैं फिर से अकेली थी। मैं उन हस्ताक्षरों को घूरती रही। मेरे साइन, पर मेरे नहीं। जेंडा ने ऐसा क्यों किया? उसने मेरी लिखावट की नकल क्यों की? उसने मुझे बिना बताए मेरा नाम इस कागज पर क्यों डाला? क्या वह मुझे सुरक्षित रखना चाहता था? क्या उसे पता था कि कुछ बुरा होने वाला है? या फिर कोई और वजह थी? कोई काली सच्चाई? मेरे दिमाग में सवालों का अंबार था, जिनके कोई जवाब नहीं थे। जेंडा मर चुका था, वह अब मुझे सच नहीं बता सकता था। लेकिन ये कागज यहाँ था। ये झूठ यहाँ था, जो मेरे ही हाथों से लिखा गया था। मुझे बहुत ठंड महसूस होने लगी। कुछ गलत था, बहुत गलत। ये सिर्फ एक दुर्घटना नहीं थी। ये सिर्फ इंश्योरेंस नहीं था। यह एक राज था, एक बड़ा और खतरनाक राज। और जेंडर इसे मेरे लिए छोड़ गया था। 2 दिन बाद, फिर किसी ने मेरा दरवाज़ा खटखटाया। सुबह का वक्त था। मैं अभी भी बिस्तर पर थी। मेरा उठने का मन नहीं था। दस्तक दोबारा हुई, जोरदार और सख्त, जैसे कोई गुस्से में हो। मैं बिस्तर से उठी, अपना रोब पहना और दरवाजे तक गई। मैंने उसे खोला। वहाँ 3 लोग खड़े थे। मैं उन्हें जानती थी। वे जेंडा का परिवार था। सबसे आगे जेंडा की माँ थी। उसने काले रंग की ड्रेस और महंगी ज्वेलरी पहनी थी। उसका चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था। उसकी आंखों में मेरे लिए नफरत थी। उसके पीछे जेंडा का भाई था, मार्कस। वह लंबा और ताकतवर था, उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। उनके साथ एक तीसरा आदमी भी था, जिसने सूट पहना था और हाथ में ब्रीफकेस लिए था, एक वकील। हमें बात करनी है, जेंडा की माँ ने कहा। उसने मेरे जवाब का इंतजार नहीं किया और सीधे अंदर आ गई। बाकी लोग भी उसके पीछे आए। मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरे हाथ कांप रहे थे।
मुझे डर लग रहा था। वे मेरी मेज पर बैठ गए। मैं दरवाजे के पास खड़ी रही। मैं उनके साथ बैठना नहीं चाहती थी। तुम जानती हो हम कौन हैं? जेंडा की माँ ने कहा। वह सवाल नहीं था। हम स्टर्लिंग परिवार हैं। हम ताकतवर हैं। हम अमीर हैं और हमें पता है कि तुमने क्या किया है। मुझे समझ नहीं आया कि मैंने क्या किया। मार्कस ने मेज पर कुछ कागज फेंके। उनमें से कुछ तस्वीरें निकलकर फैल गईं। इन्हें देखो, उसने कहा। मैंने देखा। उन तस्वीरों में कुछ कागजात थे, बैंक स्टेटमेंट, क्रेडिट कार्ड के बिल। वे मेरे कागज थे, मेरे निजी दस्तावेज। आपको ये सब कहाँ से मिले? मैंने पूछा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जेंडा की माँ ने कहा। फर्क इससे पड़ता है कि ये क्या दिखाते हैं। मैंने फिर से तस्वीरों को देखा। एक तस्वीर में मेरे क्रेडिट कार्ड का कर्ज दिख रहा था, ज्यादा नहीं, बस $2000, लेकिन वह वहाँ था। एक दूसरी तस्वीर मेरे पुराने अपार्टमेंट की थी, जो छोटा और सस्ता था, जेंडा से मिलने से पहले का मेरा साधारण घर। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, मार्कस ने कहा। तुम गरीब थी। तुम छोटे बच्चों को पियानो सिखाती थी। तुम लगभग कुछ नहीं कमाती थी। तो इसमें गलत क्या है? मैंने पूछा। तुम्हें पैसों की जरूरत थी, जेंडा की माँ ने कहा। तुम्हें पैसा चाहिए था। तुमने मेरे बेटे को देखा, उसकी दौलत देखी और एक प्लान बनाया। नहीं, मैंने कहा, ये सच नहीं है। मैं जेंडा से प्यार करती थी। प्यार? वह हंसी। वह एक ठंडी और क्रूर हंसी थी। तुम उसकी दौलत से प्यार करती थी। तुमने उसे वह इंश्योरेंस खरीदने के लिए मजबूर किया। तुमने उसे मजबूर किया कि वह तुम्हारा नाम उसमें डाले। मैंने नहीं किया। मैंने कहा, मुझे तो इंश्योरेंस के बारे में पता भी नहीं था। वकील ने अपना ब्रीफकेस खोला और कुछ और कागज निकाले। उसने उन्हें मेज पर रखा। $3 मिलियन, उसने कहा। एक गरीब पियानो टीचर के लिए यह बहुत बड़ी रकम है। मुझे उसके पैसे नहीं चाहिए थे, मैंने कहा। मेरी आवाज़ तेज हो रही थी। मुझे वह चाहिए था। मैं उससे प्यार करती थी। झूठी, जेंडा की माँ ने कहा। वो खड़ी हो गई और मेरे करीब आई। उसकी आंखें नफरत से भरी थीं। तुमने मेरे बेटे को मार डाला, उसने बहुत धीमी और खतरनाक आवाज में कहा। तुमने कार के ब्रेक के साथ छेड़छाड़ की। तुमने उसे मौत के मुंह में भेज दिया। तुमने पैसों के लिए उसका खून किया है। वे शब्द मुझे एक थप्पड़ की तरह लगे। मैं पीछे हट गई। नहीं, यह पागलपन है। मैंने कभी ऐसा नहीं किया। हम इसे साबित कर देंगे, मार्कस ने कहा। हम सबको दिखा देंगे कि तुमने क्या किया। हम तुम्हें जेल भिजवाएंगे। हम तुम पर मुकदमा कर रहे हैं। वकील ने कहा, हम पुलिस के पास जा रहे हैं। हम उन्हें सब कुछ बता देंगे। पर मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कहा, मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसे खो दिया। मैं बहुत दर्द में हूँ। तुम एक कातिल हो, जेंडा की माँ ने कहा, और तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। वे चले गए और दरवाज़ा जोर से पटक दिया। मैं फिर से अकेली रह गई। मैं फर्श पर गिर गई और बहुत देर तक रोती रही। अगले दिन पुलिस आई, 2 डिटेक्टिव। उन्होंने मुझसे बहुत सारे सवाल पूछे, बहुत कठिन सवाल। जेंडा ने इंश्योरेंस क्यों खरीदा? क्या आपको इसके बारे में पता था? क्या आपको पैसों की ज़रूरत थी? नए साल की शाम को आप कहाँ थीं? क्या आप कार के ब्रेक के बारे में कुछ जानती हैं? उन्होंने मेरे मकसद, मोटिव के बारे में पूछा। उन्होंने पूछा कि क्या मैं जेंडा को मरा हुआ देखना चाहती थी। उन्होंने पूछा कि क्या मैंने उसे मार डाला। मैंने नहीं कहा। मैंने हजारों बार नहीं कहा। लेकिन उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। मेरे दोस्तों ने फ़ोन करना बंद कर दिया। उन्होंने आना छोड़ दिया। वे डरे हुए थे। वे एक मर्डर केस से नहीं जुड़ना चाहते थे। मैं अकेली थी, पूरी तरह अकेली।
मैंने जेंडा को खो दिया, अपना प्यार खो दिया। मेरा दिल टूटा हुआ था और अब मैं अपनी आज़ादी भी खो रही थी। पुलिस को लगा कि मैं कातिल हूँ। स्टर्लिंग परिवार मुझे जेल में देखना चाहता था। मैं फंस चुकी थी। मेरे पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। जेंडा को खोने का दुख भयानक था, लेकिन अपनी जिंदगी गंवा देने का खतरा उससे भी बुरा था। मैं अपने अंधेरे अपार्टमेंट में बैठी थी। मेरे पास दो विकल्प थे, या तो मैं हार मान लूं या फिर लड़ूं। लेकिन मैं कैसे लड़ सकती थी? मैं तो बस एक पियानो टीचर थी। मैं कमज़ोर और अकेली थी। या क्या मैं वाकई कमज़ोर थी? मैं हाथ पर हाथ धरे इंतज़ार नहीं कर सकती थी। मैं उन्हें खुद को तबाह नहीं करने दे सकती थी। मुझे कुछ करना था। मुझे सच का पता लगाना था। मैंने जेंडा के बारे में सोचा। मैंने उसके आखिरी शब्दों के बारे में सोचा। नया साल, नए हम। उसने ये कई बार कहा था। उसने उस आखिरी रात भी यही कहा था। क्या ये सिर्फ एक रोमांटिक जुमला था? या फिर कुछ और? शायद ये कोई कोड था। शायद वह मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा था। मैं खड़ी हुई और अपार्टमेंट में चारों ओर देखा। जेंडा यहाँ मेरे साथ रहता था। वो यहाँ अपनी चीजें रखता था। शायद उसने मेरे लिए कोई सुराग छोड़ा हो। मैंने तलाश शुरू की। मैंने दराजे खोली, बिस्तर के नीचे देखा, अलमारी चेक की। कुछ नहीं मिला। मैं बुकशेल्फ के पास गई, किताबें निकाली, उन्हें झाड़ा, उनके अंदर देखा। कुछ नहीं। मैं किचन में गई, अलमारी खोली, डिब्बों और कैन के पीछे देखा। अभी भी कुछ नहीं मिला। मैं थक गई थी। मुझे बेबसी महसूस हो रही थी। शायद कोई सुराग था ही नहीं। शायद मैं गलत थी। तभी मेरी नज़र पौधों पर पड़ी। जेंडा को पौधों से बहुत प्यार था। खिड़की के पास हमारे 3 छोटे पौधे थे। वो हर हफ्ते उनकी देखभाल करता था। मुझे कुछ याद आया। एक बार मैंने उससे पूछा था कि वह अपनी एक्स्ट्रा चाबियां कहाँ रखता है। वो मुस्कुराया था और कहा था कि उसके पास एक सीक्रेट जगह है। मैं पहले पौधे के पास गई। उसे ऊपर उठाया, गमले के नीचे देखा। कुछ नहीं। दूसरे पौधे के पास गई, उसे उठाया, नीचे देखा। कुछ नहीं। मैं तीसरे पौधे के पास गई, वह दूसरों से बड़ा था। मैंने उसे सावधानी से उठाया और वहाँ वह थी, एक छोटी सी चाबी। वो गमले के नीचे टेप से चिपकाई गई थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने चाबी निकाली। वह एक लॉकर की चाबी थी। उस पर एक नंबर लिखा था, नंबर 42। लेकिन वह लॉकर कहाँ था? वह क्या खोलती थी? मैंने बहुत गहराई से सोचा। जेंडा जिम जाता था। वो हफ्ते में 3 बार वहां जाता था, उसका पुराना जिम, जो उसके ऑफिस के पास था। मैंने अपना कोट उठाया, चाबी जेब में डाली और अपार्टमेंट से निकल गई। मैं बस से जिम पहुंची। वो एक बड़ी इमारत थी। मैं अंदर गई। फ्रंट डेस्क पर एक महिला बैठी थी। क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? उसने पूछा। मुझे एक लॉकर का इस्तेमाल करना है। नंबर 42, मैंने कहा। उसने अपने कंप्यूटर पर देखा। वो लॉकर जेंडा स्टर्लिंग का है। वह मेरा बॉयफ्रेंड था, मैंने कहा। उसकी मौत हो गई है। मुझे उसका सामान लेना है। उसका चेहरा बदल गया। वो उदास दिखी। मुझे खेद है। आप जा सकती हैं। मैं लॉकर रूम की तरफ गई। मुझे लॉकर नंबर 42 मिल गया। मैंने चाबी डाली और उसे घुमाया। लॉकर खुल गया। अंदर एक नोटबुक और एक छोटी यूएसबी ड्राइव थी। मैंने उन्हें बाहर निकाला। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैं एक बेंच पर बैठ गई। मैंने नोटबुक खोली। पहले पन्ने पर जेंडा की लिखावट थी, लेकिन अगले पन्नों ने मुझे चौंका दिया। वे पन्ने हस्ताक्षरों से भरे थे, मेरे हस्ताक्षर। मेरा नाम बार बार लिखा गया था, लिन कार्टर, लिन कार्टर, लिन कार्टर। सैकड़ों बार, शायद हजारों बार। उसने मेरा नाम लिखने की प्रैक्टिस की थी।
उसने मेरी लिखावट की नकल की थी। उसने हर मोड़, हर ढलान, हर बारीकी को सीखा था। क्यों? मैंने और पन्ने पलटे तो मुझे ज़ेंडा का लिखा एक नोट मिला। मुझे ये करना ही होगा। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। मेरा परिवार खतरनाक है। वे बुरे काम करते हैं। वे मनी लॉन्ड्रिंग, पैसों की हेराफेरी करते हैं। वे लोगों को चोट पहुंचाते हैं। मैं सब छोड़ना चाहता था, पुलिस के पास जाना चाहता था, लेकिन वे मुझे जाने नहीं देंगे। अगर वे मुझे मार देते हैं, तो कम से कम लिन बच जाएगी। उसे भागने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। उसे बचने के लिए पैसों की ज़रूरत होगी। मैं उसकी रक्षा करूंगा, भले ही मैं मर जाऊं। कागज़ पर मेरे आंसू गिर पड़े। ज़ेंडा को पता था, उसे पता था कि उसका परिवार उसे मार डालेगा। उसे पता था कि वह मरने वाला है। उसने मेरे हस्ताक्षर जाली बनाए। उसने इंश्योरेंस में मेरा नाम डाला। उसने ये सब मेरी रक्षा के लिए किया था। वह चाहता था कि मेरे पास पैसे हों। वह चाहता था कि मैं भाग जाऊं और सुरक्षित रहूं। लेकिन उसने एक चीज़ के बारे में नहीं सोचा। उसने यह नहीं सोचा कि वे मुझे बचाने की उसकी कोशिश को ही मेरा गुनाह बना देंगे। उसने मुझे अनजाने में दोषी दिखा दिया था। मैंने नोटबुक को अपने सीने से लगा लिया। ज़ेंडा मुझसे प्यार करता था। उसने मुझे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसकी सुरक्षा ही मेरा पिंजरा बन गई। अब मुझे सच पता था, लेकिन क्या कोई मेरा यकीन करेगा? मैंने यूएसबी ड्राइव की ओर देखा। इसमें क्या था? और भी राज, और भी सबूत। मुझे पता लगाना था। मुझे सब कुछ जानना था, क्योंकि अब मैं सिर्फ अपनी आज़ादी के लिए नहीं लड़ रही थी। मैं ज़ेंडा के लिए भी लड़ रही थी। मैं पता लगाऊंगी कि उसे किसने मारा। मैं उन्हें इसकी कीमत चुकवाऊंगी। नया साल, नए हम। ज़ेंडा चला गया था, लेकिन मैं अभी भी यहाँ थी और मैं हार नहीं मानूंगी। मैं नोटबुक और यूएसबी लेकर घर आ गई। मैंने अपने कंप्यूटर पर यूएसबी चेक की। उसमें फाइलें, दस्तावेज, ईमेल और तस्वीरें थीं, सब कुछ स्टर्लिंग परिवार के बिजनेस के बारे में। उनके सारे जुर्मों के बारे में। मनी लॉन्ड्रिंग, धोखाधड़ी, धमकियां, सब कुछ वहां था। ये सबूत था, असली सबूत। यह उन्हें बर्बाद कर सकता था, और वे जानते थे कि यह मेरे पास हो सकता है। उस रात मैं अपने अंधेरे अपार्टमेंट में बैठी। मैंने लाइटें नहीं जलाईं। मैंने इंतज़ार किया। मुझे पता था कि कोई आएगा। मुझे पता था कि वे मुझसे सबूत छीनने की कोशिश करेंगे। मैं तैयार थी। मैंने अपना फ़ोन मेज़ पर रखा। उसे अपने स्मार्ट स्पीकर से कनेक्ट किया और उसे रिकॉर्डिंग पर सेट कर दिया। स्पीकर कमरे के कोने में था। फिर मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मैंने उन्हें अपने पते पर आने को कहा। मैंने कहा कि यह एक इमरजेंसी है, लेकिन मैंने उन्हें बाहर इंतज़ार करने को कहा और तभी अंदर आने को कहा जब उन्हें शोर सुनाई दे। फिर मैं अंधेरे में बैठी इंतज़ार करने लगी। आधी रात को मुझे एक आवाज़ सुनाई दी। कोई दरवाजे का ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। दरवाज़ा धीरे से खुला। अंधेरे में मुझे एक साया अंदर आता दिखा। वह मार्कस था, ज़ेंडा का भाई। उसने अपने पीछे दरवाज़ा बंद किया। उसने कमरे में चारों ओर देखा। उसे लगा कि मैं सो रही हूँ। उसे लगा कि मैं लाचार हूँ। वह गलत था। हेलो, मार्कस। वह तेजी से मुड़ा। उसने मुझे कुर्सी पर बैठे देखा। तुम, उसने कहा। उसकी आवाज़ में गुस्सा था। कहाँ है वह? क्या कहाँ है? मैंने पूछा। मेरी आवाज़ शांत थी। यूएसबी ड्राइव, उसने कहा। मुझे पता है कि वह तुम्हारे पास है। मुझे पता है तुम्हें ज़ेंडा का लॉकर मिल गया है। शायद मिल गया है, मैंने कहा। शायद नहीं। वह मेरी ओर बढ़ा। उसकी हथेलियां मुट्ठियां बन गईं। वह मुझे दे दो, उसने कहा। वरना मैं तुम्हें चोट पहुंचाऊंगा। तुम मुझे पहले ही चोट पहुंचा चुके हो, मैंने कहा। तुमने उस आदमी को मार डाला जिससे मैं प्यार करती थी। मार्कस हंसा।
वो एक ठंडी और भद्दी हंसी थी। जेंडा कमजोर था। उसने कहा कि वो परिवार छोड़ना चाहता है। वो पुलिस से बात करना चाहता था। वो गद्दार था। तो तुमने उसे मार डाला, मैंने कहा। मैंने उसकी कार की ब्रेक लाइनें काट दी थीं। यह आसान था। उसने मुझ पर भरोसा किया। उसने कभी अपनी कार चेक नहीं की। मेरा दिल दुख रहा था, लेकिन मैंने अपनी आवाज़ स्थिर रखी। और तुमने इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। बिल्कुल, मार्कस ने कहा। तुम एकदम सही मोहरा थीं। वह गरीब गर्लफ्रेंड, इंश्योरेंस का पैसा, सबने मान लिया कि तुमने ही ये किया है। वो और करीब आ गया। अब वो बिल्कुल मेरे पास था। तुम कमज़ोर हो, उसने कहा। बिल्कुल ज़ेंडा की तरह। तुम मुझे नहीं रोक सकती। तुम हमारे परिवार को नहीं रोक सकती। मैं खड़ी हो गई। मैंने उसकी ओर देखा। मैं पीछे नहीं हटी। मैंने डर नहीं दिखाया। तुम गलत हो, मैंने कहा। मेरी आवाज़ ठंडी और सख्त थी। मैं कमज़ोर नहीं हूँ। मैं ज़ेंडा की पसंद हूँ। और उसने सही चुनाव किया था। मार्कस उलझन में दिखा। तभी उसने वह सुना, कोने के स्पीकर से उसकी अपनी ही आवाज़ आ रही थी। मैंने उसकी कार की ब्रेक लाइनें काट दी थीं। उसका कबूलनामा कमरे में गूंज रहा था। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुमने ये क्या किया? उसने कहा। मैंने तुम्हें रिकॉर्ड कर लिया, मैंने कहा। तुम्हारा हर शब्द, हर कबूलनामा। तभी हमें और आवाज़ें सुनाई दी, कदमों की आहट, सीढ़ियों से ऊपर आते बहुत सारे लोग। दरवाज़ा टूटकर खुला। पुलिस ऑफिसर अंदर दौड़ते हुए आए। उन्होंने लाइटें जला दीं। हिलो मत, एक ऑफिसर चिल्लाया। अपने हाथ ऊपर करो। मार्कस ने भागने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे दबोच लिया। उन्होंने उसे फर्श पर पटक दिया और उसके हाथों में हथकड़ियां पहना दी। क्या आप ठीक हैं, मिस कार्टर? उन्होंने पूछा। हाँ, मैंने कहा। अब मैं ठीक हूँ। वे मार्कस को ले गए। वह चिल्ला रहा था और संघर्ष कर रहा था, लेकिन इससे उसे कोई मदद नहीं मिली। मैंने डिटेक्टिव को अपना फ़ोन दे दिया। मैंने उसे यूएसबी ड्राइव और नोटबुक भी दे दी। ये सारे सबूत हैं जिनकी आपको ज़रूरत है, मैंने कहा। डिटेक्टिव ने सबूतों को देखा। उसकी आंखें फैल गईं। ये बहुत बड़ा मामला है, उसने कहा। बहुत बड़ा। धन्यवाद, मिस कार्टर। वे सब चले गए। मैं फिर से अकेली थी। लेकिन इस बार, मैं डरी हुई नहीं थी। मैं कमज़ोर नहीं थी। मैं आज़ाद थी। 1 साल बीत गया। फिर से नए साल की पूर्व संध्या थी। 1 साल में बहुत कुछ बदल गया था। मार्कस जेल चला गया। उसे हत्या के जुर्म में 20 साल की सज़ा हुई। स्टर्लिंग परिवार का काला कारोबार तबाह हो गया। पुलिस को उनके सारे अपराध मिल गए और वे सब जेल चले गए। मुझ पर लगे सारे आरोप हटा दिए गए। अब हर कोई सच जानता था। मैंने ज़ेंडा को नहीं मारा था। मैं उससे प्यार करती थी।